नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हमारे अध्यापन का विषय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक जीवन परिचय। जब भारतीय राजनीतिक चिंतकों की बात होती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम से सम्मान और प्रतिष्ठा से लिया जाता है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न केवल राजनीति के विशेषज्ञ थे, अपितु कानून एवं अर्थशास्त्र में भी उनकी गहरी पकड़ थी। विश्व के महान चिंतकों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लिया जाता है। भारत में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नाम सुनाई देता है तो एक ही आवाज आती है, दलित उद्धारक के रूप में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान दलित उद्धारक, समाज सुधारक और एक महान अर्थशास्त्री और राजनीति शास्त्री थे। उनके बारे में कहा जाता है कि इतिहास तो सभी लिखते हैं, लेकिन जिन्होंने इतिहास ही बदल दिया उस व्यक्ति का क्या रहा। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय वर्ण व्यवस्था के अछूत समझे जाने वाले शूद्र एवं दलित वर्ग को समाज में प्रतिष्ठा दिलाने का भरपूर प्रयास किया और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का उनकी इन पुण्य कार्य के कारण उनको भारत का एक महान चिंतक कहा जाता है। उनका केवल योगदान सामाजिक व्यवस्था में नहीं, अपितु अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने भारत के समक्ष एक शर्त रखी थी कि हम आपको आज़ाद इसी शर्त पर करेंगे कि जब आप एक संविधान का निर्माण कर लोगे। तो हम देखते हैं कि इस कार्य को संविधान सभा के सदस्य के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपा गया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में किया। और हम देखते हैं कि एक ऐसा संविधान भारत के लिए बनाया जो विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत और लिखित संविधान है। और आज वो संविधान इतना अच्छा कार्य कर रहा है कि विश्व के बड़े बड़े जो लोकतंत्र है या बड़ी बड़ी जो राजनीतिक व्यवस्था है, भारतीय संविधान से प्रेरणा लेते हैं। अगाध ज्ञान के भंडार, घोर अध्यवसायी, अद्भुत प्रतिभा के धनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने आप को दलितों के प्रति समर्पित कर दिया था। स्पष्ट से समझे जाने वाली महार जाति में जन्म लेने के कारण उन्हें पग पग पर अपमानों का यानी घेर पीने को मिला, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हार नहीं मानी। और हम देखते हैं कि एक गरीब परिवार, एक दलित परिवार से उत्पन्न बच्चा एक भारत के संविधान का निर्माता बना, और यही उनकी प्रतिभा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। अगर हम उनके जीवन परिचय की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इंदौर के पास महू छावनी में हुआ। जन्म के समय उनका नाम भीम सकपाल था। महार जाति जिसमें डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ महाराष्ट्र में अछूत समझी जाती थी। भीमराव के पिता रामजी सकपाल कबीर के अनुयायी थे, इस कारण उनके मस्तिष्क में जातिवाद के लिए कोई स्थान नहीं था। भीमराव ने हाई स्कूल तक का अध्ययन सतारा में किया और 1907 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। भीमराव अंबेडकर एक बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। उन्होंने बम्बई के एलिफिसेंट कॉलेज में प्रवेश लिया और बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ के द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति की मदद से उन्होंने 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वे भारत के पहले अछूत और माहिर थे जो पढ़ने के लिए विदेश गए थे। विश्वविख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर सैलमन अंबेडकर के अध्यापक हुए और 1915 में उन्होंने अर्थशास्त्र विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1917 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से ही पीएचडी यानी डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। 1916 में पीएचडी का शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के बाद वे लंदन आ गए और यहाँ उन्होंने विधि के अध्ययन के लिए दी ग्रेच इन और अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए विश्व की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश लिया। भीमराव में पढ़ने की ऐसी लगन थी कि वे दोपहर का खाना खाए बिना पुस्तकालय में ही पढ़े रहते थे और वहीं वो अध्यापन करते थे। लेकिन बड़ौदा रियासत के साथ हुए अनुबंध के आधार पर उन्होंने अध्ययन बीच में छोड़कर 2 वर्ष के लिए बड़ौदा राज्य के मिलिट्री सचिव पद पर कार्य किया।
सन 1920 में वे पुणे अध्ययन के लिए लंदन आ गए और 1921 में उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। अपने शोध प्रबंध द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पर उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने बार एट लॉ की उपाधि प्राप्त की। इंग्लैंड से लौटकर उन्होंने निश्चय किया कि वो अपनी आजीविका को चलाने के लिए वकालत को अपना पेशा बनाएंगे और शेष समय अछूतों और गरीबों की सेवा में लगाकर उनके उत्थान का कार्य करेंगे। 1923 में उन्होंने वकालत प्रारंभ की और अछूतों के उत्थान के लिए संघर्ष किया। 1923 से ही अम्बेडकर ने मुंबई में एक पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत का प्रकाशन प्रारंभ किया। अंबेडकर ने दलित वर्गों को संगठित करने की आवश्यकता अनुभव की, जिससे वे सवर्णों द्वारा किए गए सामाजिक अन्याय का प्रभावशाली ढंग से विरोध कर सके। इस उद्देश्य से उन्होंने 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इस सभा की गतिविधियों को गति देने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र के विभिन्न भागों का दौरा किया तथा दलित वर्गों में इस संदेश का प्रसार किया कि उनका उत्थान शिक्षा, संगठन और स्वयं के द्वारा प्रभावशाली संगठन के माध्यम से ही संभव है। अप्रैल 1925 में अंबेडकर ने बम्बई प्रेसिडेंसी में नेपाली नामक स्थान पर प्रांतीय दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता की। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों को संगठित संघर्ष की प्रेरणा दी और संगठित संघर्ष का ये प्रारंभ महज सत्याग्रह से हुआ। इस सत्याग्रह ने दलितों में आत्मविश्वास के भाव को जागृत किया। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों में राजनीतिक चेतना जागृत करने और उन्हें अधिकार दिलाने के लिए पूना पारवर्ती सत्याग्रह, कल्याण मंदिरी प्रवेश सत्याग्रह आदि आंदोलन का प्रभावशाली ढंग से नेतृत्व किया। सन 1930 में उन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का अध्यक्ष पद धारण किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में 8 अगस्त 1930 को उन्होंने हिंदुओं की जाति व्यवस्था द्वारा उनकी नष्ट की गई शक्ति की कड़ी निंदा की। इस अवसर पर उन्होंने भारत के लिए स्वशासन की जोरदार वकालत की, किंतु साथ ही स्पष्ट किया कि स्वराज्य की कोई भी योजना तभी सार्थक और सफल सिद्ध हो सकती है जब उनमें दलितों को अधिकार और सम्मान प्राप्त हो। उन्होंने सन 1930 और 31 में लंदन में आयोजित प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलनों में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। सम्मेलन में और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पर बल दिया कि दलितों को विधान परिषदों में हिंदू समाज से पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए ताकि राजनीति में वो अपनी सहभागिता को निभा सके। डॉक्टर अंबेडकर प्रबल देशभक्त और भारत के राष्ट्रीय एकीकरण के समर्थक थे, लेकिन सार्वजनिक जीवन में महात्मा गांधी और कांग्रेस के साथ उनके मतभेद बने रहे और मतभेद का एक आधार तो दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रश्न था। इसके साथ ही अंबेडकर का यह दृष्टिकोण था कि उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं को अछूतों से बात करने का हक नहीं जो अछूत नहीं है। कुछ अवसरों पर तो अंबेडकर ने कांग्रेस और महात्मा गांधी के प्रति बाहरी कटुता की स्थिति को अपना लिया। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि कांग्रेस ने अछूतोद्धार के कार्य में ईमानदारी से अपनी भूमिका को नहीं निभाया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने साथियों की सलाह से अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। इस राजनीतिक संस्था ने दलित वर्ग, मजदूर व किसानों की अनेक समस्याओं को लेकर कार्य प्रारंभ किया। मुंबई प्रदेश में इस पार्टी ने 1937 का चुनाव लड़ा। इसने अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित 15 में से 13 स्थान जीते और 2 सामान्य स्थानों पर भी विजय प्राप्त की। मुंबई विधानसभा के सदस्य के रूप में डॉक्टर अंबेडकर और उनकी इस पार्टी ने किराएदारी कानून, एंटी स्ट्राइक बिल और खोटी बिल आदि की खुलकर आलोचना की। उन्होंने इस बात का पूर्ण जोर दिया कि मजदूरों को सत्याग्रह का अधिकार होना ही चाहिए। 7 अगस्त 1942 को उन्हें गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। अब दलितों की अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। अतः पुरानी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया गया। कांग्रेस के साथ डॉक्टर अंबेडकर के तीव्र मतभेद थे, लेकिन कांग्रेस नेता विशेषकर नेहरू और पटेल से अंबेडकर की काफी नजदीकी थी। अतः कांग्रेस ने सहयोग देकर उन्हें संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित कराया। संविधान सभा में उन्हें संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष का अत्यधिक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया और उन्होंने अपनी पूरी योग्यता और क्षमता से इस कार्य को निभाया। दलितों को सामाजिक जीवन में समानता की स्थिति प्राप्त हो, इस बात के लिए संविधान
संवैधानिक व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर के प्रयत्नों का ही परिणाम है। भारतीय संविधान पर डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व की छाप अंकित है और संविधान सभा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण उन्हें आधुनिक युग का मनु कहा जाता है, या अफ्रीका का मार्टिन लूथर या फिर इब्राहिम लिंकन की संज्ञा उन्हें दी जाती है। 3 अगस्त 1949 को डॉक्टर अंबेडकर को भारत सरकार का कानून मंत्री बनाया गया, लेकिन हिंदू कोड बिल पर मतभेद होने के कारण उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर अंबेडकर लगातार ये अनुभव कर रहे थे कि हिंदू धर्म में दलितों का सम्मानजनक स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती है, अतः हिंदू धर्म उनके स्वाभिमान के साथ मेल नहीं खा रहा था। इन परिस्थितियों में 1955 में उन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की तथा भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया। इसके बाद 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में एक ऐतिहासिक सभा में 5 लाख अपने अनुयायी के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। 6 दिसंबर 1956 को प्रातःकाल में ही उनका देहावसान हो गया। निर्भयता, स्पष्टवादिता और अक्कड़पन उनके स्वभाव का अंग थे, जो सदैव उनके साथ बने रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर हम बात करें कि उनके जीवन पर किनका प्रभाव रहा, तो देखते हैं कि जिन पुस्तकों ने डॉक्टर अंबेडकर को प्रभावित किया वे थी रामायण, महाभारत और अंबेडकर के 3 आदर्श थे, गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। कबीर का प्रभाव था कि वे धार्मिक स्वभाव के तथा निष्पक्ष और निर्भीक थे। महात्मा फूले के प्रभाव से वे ब्राह्मणवाद के कटु आलोचक हो गए। उनके प्रभाव के कारण उन्होंने अछूतों को संगठित, शिक्षित होने तथा अत्याचारियों के विरुद्ध संघर्ष करने की सलाह दी। गौतम बुद्ध से उन्होंने अध्यात्म और अछूत विरोध की शिक्षा प्राप्त की। इसी शिक्षा के प्रभाव से उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और अपने अनुयायियों को इस बात के लिए प्रेरित किया। इन महापुरुषों के अलावा अमेरिकी अध्यापक जॉन दीवे से भी वो काफ़ी प्रभावित थे। बुकर टी वॉशिंगटन के जीवन से भी वो काफ़ी प्रभावित थे, जिन्होंने निगरों की शिक्षा के लिए संघर्ष किया। अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं की बात करें, पुस्तकों की बात करें, तो उन्होंने कई पुस्तकें और रचनाएं लिखी, जिनमें प्रमुख है पहली द अनटचेबल, हु आर दे। सेकंड, हु आर द शूद्रा। थर्ड, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल। फोर्थ, पाकिस्तान और पार्टीशन टू इंडिया। धन्यवाद।